नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रत्नाकर क्लासेस में। तो जैसा कि हम लोग हेलो एल्केन चैप्टर के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसमें हम लोगों ने बनाने की विधि और रासायनिक गुण कंप्लीट किए थे। तो आज रासायनिक गुण हमारे हैं धातुओं से क्रिया। हमने लास्ट टाइम यहाँ तक पढ़ लिया था, ठीक है ना, अमोनिया से क्रिया। तो अब हम पढ़ेंगे धातुओं के साथ क्रिया और इसके आगे जो भी रिएक्शन होगी देखिए धातु के साथ क्रिया में 2-3 रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी वो देखिए। शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब इनकी क्रिया RX होता है एल्किल हैलाइड, जब इनकी RX से क्रिया मतलब RX की क्रिया Mg से कराते हैं तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनता। तो क्वेश्चन आएगा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कैसे बनता। तो दो तरीके से, एक तो एल्किल हैलाइड की मैग्नीशियम से क्रिया कराई जाती तब। दूसरा क्वेश्चन ऐसा पूछेगा कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कौन सी धातु ली जाती, तो मैग्नीशियम। ठीक है, तो बस कुछ नहीं करना है, ये R और X को अलग अलग लिख देंगे, RX और बीच में लिखना है Mg। तो ये बन जाएगा आपका RMgX। नाम क्या हो जाएगा, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। अगर यहाँ पे एथिल होगा तो एथिल मैग्नीशियम हैलाइड में क्लोरीन होगा तो क्लोराइड, ब्रोमीन होगा तो ब्रोमाइड आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखें शुष्क ईथर की उपस्थिति में ये क्रिया कराई जाती है। नेक्स्ट है शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब इनके दो अणु, किसके, एल्किल हैलाइड के दो अणु सोडियम धातु से क्रिया करें। देखिए मैग्नीशियम धातु से क्रिया करेगा तो आपका बनेगा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, लेकिन जब ये सोडियम धातु से क्रिया करेगा तो एल्केन बनते हैं। ये ध्यान रखना आप। इसकी कंडीशन एक है, इसमें एक ही अणु क्रिया करता है, इसमें दो अणु क्रिया करते हैं। देखो दो अणु में से 2R मिल जाएगा, 2R हम ऐसे लिख देंगे और Na से किसकी क्रिया करा देंगे, X से, तो बन जाएगा NaX। इस अभिक्रिया को बुर्ज अभिक्रिया कहते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, बोर्ड के हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। बुर्ज अभिक्रिया कैसे कहते हैं, तो एल्किल हैलाइड के दो अणु शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीज किससे, सोडियम धातु से क्रिया करते हैं तो एल्केन बनते हैं। इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, बुर्ज अभिक्रिया कहते हैं। आप ऐसा भी लिख सकते हो। या शुष्क ईथर की उपस्थिति जब इनके मतलब एल्किल हैलाइड के दो अणु से क्रिया करते हैं तो एल्केन प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप, बुर्ज अभिक्रिया आपकी ये हो जाएगी। अब हम देखेंगे फ्रैंकलिन अभिक्रिया, ठीक है। तो नेक्स्ट है शुष्क ईथर की उपस्थिति जब इसके दो अणु जिंक से क्रिया करते हैं तो इस अभिक्रिया से क्या एल्केन फिर भी प्राप्त होंगे, लेकिन ये अभिक्रिया कहलाएगी आपकी फ्रैंकलिन अभिक्रिया। ध्यान रखना शुष्क ईथर की उपस्थिति में 3 रिएक्शन है, एक बुर्ज अभिक्रिया, एक फ्रैंकलिन है, एक कौन सी है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। यानी कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कब बनता है, जब मैग्नीशियम धातु क्रिया करेगी, और बुर्ज अभिक्रिया में सोडियम धातु और फ्रैंकलिन अभिक्रिया में जिंक धातु, ठीक है। फ्रैंकलिन अभिक्रिया और बुर्ज अभिक्रिया में एल्केन बनते हैं, और मैग्नीशियम धातु से क्रिया करेगा तब क्या बनेगा आपका ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। नेक्स्ट है अपचयन। देखो अपचयन में हाइड्रोजन का योग कराया जाता है, तो इनका अपचयन करने पर एल्केन बनते हैं। कैसे बनेंगे एल्केन, ये मान लीजिए एथिल ब्रोमाइड लिए, ये कॉमन रिएक्शन है। इसकी जगह हमने केवल क्या लिया, यहाँ पर R की जगह C2H5 और X की जगह लिया Br बस, और H तो सेम रहेगा। और ये एक अभी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक क्या लेंगे हम, अपचायक लेंगे यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा RH, यानी कि R के साथ में H दे देंगे, यानी कि C2H5 के साथ में क्या जाएगा H, तो हो जाएगा C2H5 C2H6 हो जाएगा आपका। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा बन जाएगा 2 H है तो एक H इसमें चला जाएगा और एक H इस Br के साथ चलाएगा, तो बन जाएगा आपका C2H6 प्लस HBr बन जाएगा आपका, ठीक है। यानी कि इस R की जगह C2H5 और X की जगह Br लेंगे तो R की जगह C2H5 और एक H उसमें जोड़ देंगे तो C2H6 हो जाएगा, ठीक है। और X की जगह HBr हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट है तो यहाँ पर लिखा है कि अपचायक आप इनमें से कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये H2Ni का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ZnHCl। तो ये सारे अपचायक की जगह, यानी कि जो यहाँ पर तीर लिया है इसकी जगह आप इन सब में से कोई सा भी एक अपचायक आप ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है निराकरण अभिक्रिया। निराकरण अभिक्रिया में क्या होता है, एल्किल हैलाइड एल्कोहल की उपस्थिति में क्षार से क्रिया करके एल्कीन बनाते हैं। क्या बनाएंगे, एल्कीन बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाता है, HBr निकल जाएगा इसमें से, ठीक है। यहाँ से देखो Br निकल जाएगा और H निकल जाएगा, तो OH H के साथ में बनाएगा H2 और K के साथ में चला जाएगा Br, तो बन जाएगा आपका KBr। देखो यहाँ पर 2 कार्बन थे, 2 कार्बन वाली क्या बन गई, एल्कीन बन गई आपकी। तो ये एल्कोहल की प्रेजेंट में होती है ये रिएक्शन। तो एल्किल हैलाइड क्या एल्कोहल की उपस्थिति में क्षार से क्रिया करके ये NaOH, यहाँ पर KOH है तो KBr है, NaOH होता तो NaBr हो जाता आपका, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अब यहाँ पर कुछ बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे इसको क्या लिखा हुआ है नोट में।
इससे क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी नोट पॉइंट आपको मिलेंगे एक्स्ट्रा पॉइंट, तो उनसे बोर्ड एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, तो उसको अच्छे से आपको समझना है, ध्यान से देखें। यदि एक से अधिक एल्कीनों का बनना संभव हो तो हैलोजन के साथ उस निकटवर्ती कार्बन परमाणु से हाइड्रोजन विलुप्त हो जाती है, यहाँ पर हाइड्रोजन विलुप्त हो जाती है, जिस पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कैसी हो, परमाणु की संख्या न्यूनतम होती है। देखो ये तो आपको सेट-जेप नियम लिखा है, सेट-जेप नियम कहते हैं, यहाँ समझेंगे आप। देखो एक से अधिक एल्कीन, यहाँ देखो 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन में 2 एल्कीन बनेगी। कितनी बनेगी एल्कीन? 2 एल्कीन बनेगी, और दोनों एल्कीन में 2 कार्बन वाली 4 कार्बन वाली बनेगी। एक बनेगी 80% ये वाली, और ये बनेगी कि 20%। अब ज़्यादा कौन सी बनेगी वो देखते हैं हम, ठीक है। ज़्यादा मात्रा में कौन सी एल्कीन बनेगी, उसके लिए सेट-जेप नियम काम में लेंगे। तो सेट-जेप नियम कहता है कि जब एक एल्कीनों का बनना संभव हो तो हैलोजन के साथ उस निकटवर्ती कार्बन परमाणु से विलुप्त होती है, यानी कि हैलोजन वहाँ से विलुप्त होगी जिस पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम हो, यानी कि हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या हो, कम। तो देखो यहाँ पर Br लगा, यहाँ देखेंगे हाइड्रोजन और यहाँ देखेंगे, तो हाइड्रोजन की संख्या कहाँ कम है, इस वाले के पास। तो हाइड्रोजन इस वाले के पास डबल बॉन्ड कहाँ हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका, ठीक है। ये ध्यान से देखें, तो डबल बॉन्ड किसके बीच में बना, ये बना, ठीक है। तो ये वाला उत्पाद आपका ज़्यादा बनेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद क्या होगा, एक बार ये वाला भी बन जाएगा, लेकिन ये वाले में उत्पाद क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहाँ पे भी दोनों में है और इन दोनों कार्बन में भी, इन दोनों में देखेंगे तो यहाँ पर इस कार्बन के पास, लेकिन निकटवर्ती कार्बन की बात कर रहा, तो इनका ध्यान रखना है। फिर से सुने, इस हैलोजन के लिए निकटवर्ती कार्बन की बात कर रहा है, एक ये है, एक ये है। तो इन दोनों में, इसमें और इसमें, इस वाले में क्या है, हाइड्रोजन कम है, तो ये वाला प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा और ये वाला प्रोडक्ट कम बनता है, ठीक है। तो अगर आप केवल इतना ही लिखेंगे तब भी चल जाएगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि केस पूछ लेता है एक से अधिक बनना संभव हो, कौन सा ज़्यादा बनेगा कौन सा कम बनेगा, तो ये आपको बताना हो, ये 80% है, ये 20% बनेगा आपका। अब हम देखते हैं इसके उपयोग। तो नेक्स्ट, अब इसके उपयोग को हम जल्दी से बता देते हैं। क्या, मैथिल और एथिल क्लोराइड का उपयोग प्रशीतक तथा निश्चितक के रूप में किया जाता है, ठीक है। तो इनके उपयोग बहुत कम आते हैं। ऑर्गेनिक में जितनी भी रिएक्शन होता है, सिर्फ रिएक्शन से क्वेश्चन बनते हैं, उपयोग वगैरह बाई चांस बहुत कम पूछे जाते हैं। मतलब ऑर्गेनिक में सिर्फ आपको रिएक्शन पर ध्यान देना है कि किस किस तरीके से रिएक्शन पूछी जा सकती है। मैथिलीन क्लोराइड का उपयोग औसत तथा आहार में किया, औसत और आहार, ठीक है, दोनों में किया जाता है। क्लोरोफार्म का उपयोग निश्चेतक के रूप में, निश्चेतक यानी कि विरोध करने में, ठीक। क्लोरोफार्म का फार्मूला ध्यान रखना आपको, CHCl3 होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट यूज। तो अब हम देखते हैं क्लोरोफार्म का दीर्घकालिक संपर्क से यकृत एवं वृक्क क्षय हो सकता है, यानी कि यदि क्लोरोफार्म का ज़्यादा उपयोग करता है कोई दीर्घकालिक संपर्क में, या यूज करता रहता है, या उसके संपर्क में रहता है, यकृत और वृक्क क्षय हो सकता है, यानी कि उनको नुकसान पहुंच जाएगा, ठीक है। क्लोरोफार्म प्रकाश की उपस्थिति में वायु द्वारा, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनेगा, ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लोरोफार्म प्रकाश की उपस्थिति में वायु द्वारा धीरे धीरे ऑक्सीकृत होकर फास्जीन गैस बनाता है, जो विषैली होती है, इसलिए इसे रंगीन बोतलों में रखा जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन ये आता है कि क्लोरोफार्म को रंगीन बोतलों में क्यों रखा जाता है। ध्यान रखना, क्योंकि क्लोरोफार्म ऑक्सीकृत होकर जहरीली गैस फास्जीन बनाता है, इस वजह से रंगीन बोतलों में रखा जाता है। क्योंकि अगर उसके पास प्रकाश पहुँच जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाए, कन्वर्ट हो जाएगी फास्जीन गैस में। अब देखेंगे हम क्लोरोफार्म की जगह ये है आयोडोफार्म, आपका ट्राई आयोडोमेथन इसको बोलते हैं, ये आयोडोफार्म है आपका। इसके उपयोग क्या है, इसका उपयोग पूर्तिरोधी के रूप में किया जाता है, एंटीसेप्टिक के रूप में। अरुचिकर गंध के कारण इसके स्थान पर आयोडीन युक्त अन्य दवाओं में उपयोग किया जाता है, यानी कि अब इसकी जगह पर दूसरे चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। क्यों, क्योंकि इसकी जो गंध होती है वो अरुचिकर होती है, यानी कि इसकी स्मेल अच्छी नहीं होती है। अब हम देखेंगे टेट्राक्लोरोमेथेन के बारे में, इसके बारे में। तो देखिए ये क्या है, इसका अत्यधिक मात्रा में प्रशीतक के रूप में किया जाता है, ठीक है। प्रशीतक जो होता है फ्रिज वगैरह में इसका इस्तेमाल किया जाता है। प्रशीतक और भी, मतलब प्रशीतक क्या है देखते हैं आगे। इसके उद्भासन द्वारा मनुष्य को यकृत का कैंसर हो जाता है, यानी कि यूज करने से यकृत का कैंसर किसके उद्भासन या यूज से होता है, तो टेट्राक्लोरोमेथेन से। गंभीर स्थिति में यह प्रभाव शीघ्रता से मूर्छा, गहरी नींद, बेहोशी अथवा मृत्यु भी हो सकती है। यानी कि अगर गंभीर स्थिति में इसका यूज कर लिया जाए
तो इससे क्या क्या हो सकता है, ये पॉइंट हो सकता है आपको मूर्छा यानी कि बेहोश होना, गहरी नींद, बेहोशी अथवा मृत्यु भी हो सकती है। तो ये पॉइंट नहीं रहेगा आपका। इसका उपयोग हृदय गति से अनियमित हो सकती है, यानी कि इसके प्रयोग से हृदय गति अनियमित हो सकती है। हृदय गति यानी कि जो होती है हमारी हृदय की गति वो अनियमित हो सकती है, तो यानी कि हार्ट अटैक के चांस बढ़ जाएंगे इससे। नेक्स्ट है फ्रेयान के बारे में। फ्रेयान देखो होते क्या है, मेथेन व एथेन के क्लोरोफ्लुओरो व्युत्पन्न संयुक्त रूप से फ्रेयान कहलाते हैं। ये सिर्फ थ्योरी वाले टॉपिक ही हैं, इस वजह से थ्योरी बता रहा है आपको इसमें, ठीक है। एनसीईआरटी में भी इसकी थ्योरी ही दी हुई है। मेथेन व एथेन के क्लोरोफ्लुओरो व्युत्पन्न संयुक्त रूप से फ्रेयान कहलाते हैं। फ्रेयान रंगहीन, गंधहीन, वाष्पशील द्रव होते हैं। फ्रेयान 12 उद्योगों में सर्वाधिक प्रयोग होने वाले सामान्य फ्रेयानों में, तो फ्रेयान 12 का उपयोग सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं हम DDT, डाइक्लोरो डाइफेनिल एथेन। ये इससे भी काफ़ी क्वेश्चन है, ये एक कीटनाशी है तो इससे क्वेश्चन बनते हैं। DDT एक क्लोरीन युक्त कार्बनिक कीटनाशी है, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, डाइक्लोरो डाइफेनिल एथेन। DDT का फुल फॉर्म याद रखना। और ये क्या है, कीटनाशी है। लगभग गंधहीन, सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस होती है। जल में आबले परंतु कार्बनिक विलायकों में विलेय है, ठीक है। जल में कैसी है, आबले। क्लोरल और क्लोरोबेंजीन के द्वारा बनाया जाता है। ये फार्मूला होता है क्लोरल का आपका, और प्लस कर देंगे ये यहाँ पर दिखाया गया आपका क्लोरोबेंजीन, ठीक है। तो यहाँ से क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल की प्रेजेंट में क्या हो जाएगी, ये जो 2 H है और ऑक्सीजन निकल जाएगा H2O, तो यहाँ माइनस में H2O लिख दिया। और इसके बाद आपको यहीं लिख देंगे CHCl3, तो साथ में क्या लगा देंगे, Cl लगा देंगे, तो आपका क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा DDT, ठीक है। चलो ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक ख़त्म होगा। अगले लेक्चर में हम देखेंगे हेलो एरिन के बारे में। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक वीडियो देखते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।